घर बैठे बैठे ऑनलाइन अध्यापन की कड़ी में आज मैं पुनः एक लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। मैं हूं आपका चिर परिचित महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया में पदस्थ हिंदी का सहायक प्राध्यापक डॉक्टर R.K. टंडन। आज आपको हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी की लिपि एवं इसके मानक रूप के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। किसी भी भाषा के लिखित रूप के लिए आवश्यकता होती है लिपि की एवं उसके मानक रूप की। क्या आप जानते हैं कि हमारी हिंदी की लिपि क्या है और इसके मानक रूप किस प्रकार हैं? तो चलिए आज जाने इसकी लिपि देवनागरी को विस्तार से। सबसे पहले देवनागरी लिपि का मैं परिचय आपको बता दूं। यह एक भारतीय लिपि है। इसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं। यह भाषा बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिपना या पोतना। विचारों को लिखना या लिपना ही लिपि कहलाती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस लिपि की विकास गाथा के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँ। देवनागरी की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद इसका विकास दो शैलियों में हुआ है, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में 4वीं सदी में गुप्ता लिपि का विकास हुआ जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका नाम नंदी नागरी है। नागरी नाम को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण नागरी लिपि कहलाई। कुछ के अनुसार ललित बिस्तर में उल्लेखित नागलिपि होने के कारण नागरी नाम पड़ा। तांत्रिक चिन्ह देवनागर से साम्य होने के कारण इसे देवनागरी भी कहा गया। एक अन्य मत के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर थी जिसमें चतुर्भुज आकृतियां होती थी। दो अन्य शैलियों द्रविड़ अष्टभुजी तथा बेसर, जिसे वृत्ताकार कहते हैं, तथा चतुर्भुज अक्षरों पा मा भा गा आदि के कारण इसे नागरी कहा गया। इस लिपि के प्रारंभिक स्वरूप का उद्भव 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच कुटिल लिपि से हुआ है। यह जन्म के साथ ही उत्तर से दक्षिण में फैल गई। उत्तरी भारत में 10वीं शताब्दी के पूर्व कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दक्षिण में 8वीं शताब्दी में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के काल में लगभग 700-800 ईस्वी के आसपास एक शिलालेख में मिलता है। 785 ईस्वी के राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के सामगढ़ ताम्रपट में देवनागरी लिपि अंकित है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी यह लिपि प्रचलित थी। 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने राज्य में इसी लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर राज्य और कोंकण में इसी लिपि का प्रचार था। शिलाहार वंश के गंडरादित्य के उत्कीर्ण लेख की लिपि देवनागरी ही है। चोल राजा राजेंद्र के सिक्के मिले हैं जिनमें देवनागरी लिपि अंकित है। राष्ट्रकूट राजा इंद्रराज जो 10वीं सदी के हैं के काल में भी देवनागरी लिपि मिली है। 1892 ईस्वी और 907 ईस्वी में भी प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का दानपत्र भी देवनागरी लिपि में है। कनिंघम की प्राचीन पुस्तकों में सबसे प्राचीन मुसलमानी सिक्कों के रूप में महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का वर्णन है। मोहम्मद बिन शाम के सिक्कों में लक्ष्मी की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि का व्यवहार हुआ है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी देवनागरी लिपि है। ईसा की 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गोहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के है वंशी राजा राठौर और कलचुरी नरेश, कन्नौज के गढ़वाल और सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचित रही। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं थी और अ, घ, म, य और स के सिर 2 भागों में विभक्त थे। 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से पृथक थे। धीरे धीरे इसे सुंदर बनाने का प्रयास होता रहा और आखिर में यह 14वीं शताब्दी में आकर स्थिर हो गया। देवनागरी लिपि के संबंध में मोहनलाल विद्यार्थी का मत है कि देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। अब देखते हैं देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर हैं। वर्तमान में देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। इसमें अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत वैज्ञानिक है। स्वर व्यंजन
कोमल कठोर, अल्प प्राण महाप्राण, अनुनासिक्य, अंतस्थ, उष्ण इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। चलिए इसका हम उदाहरण भी देखें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक या जिसे सिलेबिक लिपि मानते हैं से गुजरते हुए लिपि के विकास के विभिन्न सोपानों को पार किया है। इसमें चित्रात्मक, भावात्मक और भावचित्रात्मक, इसके पश्चात अक्षरात्मक स्तर की लिपियों का विकास हुआ है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषा विज्ञानों के मत से लिपि की अक्षरात्मक व्यवस्था के बाद अल्फाबेटिक, जिसे वर्णात्मक कहते हैं, का विकास हुआ। इसे सबसे विकसित अवस्था मानी जाती है। ध्वन्यात्मक को फोनेटिक लिपि भी कहते हैं। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अक्षर सिलेबल हैं। स्वर व व्यंजन दोनों ही सस्वर हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं ये स्लाइड। चलिए अब हम चलते हैं इसके मानकीकरण पर। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राज्य भाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना अति आवश्यक था ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकता रहे। अतः केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का जो मानक रूप तैयार किया वह इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं स्लाइड में पूरे मानक हिंदी के वर्णमाला को स्वर के रूप में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसकी मात्राएं आप देखिए, अनुस्वार देखिए, विसर्ग, अनुनासिकता चिन्ह, हल चिन्ह। व्यंजनों पर हम जाएं तो कंठय, का, ख, गा, घ, अंगा। तालव्य में च, छ, ज, झनिया। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढ, अड़ा। दंत्य में त, थ, द, ध, न। ओष्ठय स्पर्श व्यंजन के रूप में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन अड़ा, अढ़ा। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। इसे देवनागरी ने स्वीकार किया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के साथ साथ देवनागरी लिपि के रूप का भी प्रयोग होना चाहिए। किसी भी भाषा के लिखने व सिखाने में सहायक या बाधा बनने वाले दो प्रमुख तत्व हो सकते हैं, व्याकरण व लिपि। लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वरों के पृथक प्रतीक वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान लाघव एवं प्रयत्न लाघव। लिपि का दूसरा पक्ष है वर्तनी। एक ही स्वर को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है। 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर हम जाएं तो ये पाते हैं कि ये संयुक्त वर्ण युक्त होते हैं। इसके अंतर्गत खड़ी पाई वाले व्यंजन, उदाहरण आपके सामने स्लाइड के रूप में है, देख सकते हैं। ख्याति, लग्न, विघ्न, व्यास, कच्चा, छज्जा, श्लोक। इसमें जब संयुक्त व्यंजन बनाया गया तो खड़ी पाई हटा दी गई। जैसे ख्याति में ख को देख सकते हैं, खड़ी पाई हट गई है। लग्न में ग की खड़ी पाई हट गई है। विघ्न में घ की खड़ी पाई हट गई है। इसी तरह दूसरे उदाहरण को भी देखें। इसके मानक रूप के अंतर्गत हम व्यंजनों को कैसे लिखें, हम अन्य स्लाइड पर उदाहरण सहित देख सकते हैं। संयुक्त तरह के प्रचलित रूप इस प्रकार होंगे, देख सकते हैं, प्रकार में, धर्म में और राष्ट्र में। स्र का कौन सा रूप मान्य होगा, आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। हल चिन्ह से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरी युग्म के पूर्व। देखिए कुछ उदाहरण। कुट्टिम द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित। विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत हम देख सकते हैं विभक्ति चिन्ह को कि संज्ञा शब्दों में
प्रतिपादक से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम को अलग है, राम से स्त्री ने, यहाँ विभक्ति चिन्ह संज्ञा से पृथक लिखा गया है। परंतु सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे उसने, उसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ने उससे मिला हुआ है और एक शब्द के रूप में आपके सामने है। इसी प्रकार सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाएगा। अब देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर उसके लिए, इसमें के विभक्ति चिन्ह उसके साथ मिला हुआ है और दूसरा विभक्ति चिन्ह लिए पृथक है। सर्वनाम व विभक्ति के बीच ही, तक आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता था, खेला करेगा। देखिए उदाहरण, हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया जाए। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे राम लक्ष्मण, सीता पार्वती, संवाद, देख रेख। सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। देख सकते हैं तुम सा, राम जैसा, चाकू से। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी। देखिए उदाहरण स्लाइड में। इसी तरह बिना नक के लिए अ हाइफन नक लिखा जाए। इसको जोड़कर लिखने से इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे स्लाइड देखें, अव्यय को पृथक लिखा जाए। देख सकते हैं उदाहरण, आपके साथ, यहाँ तक, श्री श्री राम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी। परंतु समस्त पदों में यदि प्रति मात्रा आए तो उस अव्यय को पृथक न लिखे जाएं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय। उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं श्रुतिमूलक यह वाक्य प्रयोग के संबंध में। यहाँ देख सकते हैं सही रूप और गलत रूप कौन सा है। किए, नहीं, हुआ, दिखाए गए, राम के लिए में आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। जहाँ यह श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ वैकल्पिक स्वरात्मक की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं सही और गलत रूप। यहाँ पर स्थायी को हम कैसे लिखें, कौन सा सही है और कौन सा गलत। उसी तरह दायित्व को देखें, अव्ययी भाव को देखें, कौन सा सही है और कौन सा गलत। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखे जाएं। जैसे मिलाकर। देख सकते हैं अन्य उदाहरण स्लाइड पर। देवनागरी लिपि के मानक रूप में शिरोरेखा का प्रचलन रहेगा। फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम चिन्ह को ग्रहण कर लिए गए जो अंग्रेजी में प्रचलित थे। फुल स्टॉप के लिए खड़ी पाई का प्रयोग होगा। विसर्ग को ही कोलोन का चिन्ह मान लिया जाएगा। कुछ अन्य विशेषताओं, अ की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। र, धन, लघु अ के लिए रू। देख सकते हैं उदाहरण। और दीर्घ ऊ जब उससे संयुक्त होगा तो किस तरह रू बनेगा आप देख सकते हैं स्लाइड में। अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर और बाद में लगता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल। व्यंजन वर्ण के 12 रूप हैं। यह 12 खड़ी कहलाती है। उदाहरण के रूप में आपके सामने स्लाइड में देख सकते हैं। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। उदाहरण देखें, अंगा, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र। ये बिना खड़ी पाई के लिखे जाने वाले व्यंजन हैं। शेष व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं। सामान्यतः सभी वर्णों के सिर पर एक एक आड़ी रेखा होती है। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर नहीं रहता है तो दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर
देख सकते हैं क त मिलके त या मिलके त्या, क ला मिलके क्ला, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। देवनागरी लिपि में द्वित्व व्यंजन का भी विधान है। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप स्लाइड देखें, आधा का और का मिल का उदाहरण।